हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बातें करेंगे हमारे सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट है यूपी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम शिवानी है और मैं लखनऊ से हूँ। मैंने आईफास पहले मतलब मैंने अपना एमएससी किया था, फिर उसके बाद मैं रिसर्च में थी एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट सीएसआईआर आईआईटीआर में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पीएचडी करने का काफ़ी इंटरेस्ट आ गया रिसर्च में, तो मैंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन था कि मैं इंटर एक फेलोशिप के साथ पीएचडी करूं। तो मैंने फिर ट्राई किया कि मैंने फिर चेक किया, रिसर्च किया कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट था इंडिया में। तो मेरे पास आईएफआस आया। मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बताया कि आईएफआस ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और गाइड भी करता है। तो मैंने फिर अपनी जॉब छोड़ के फिर मैंने कुछ टाइम के लिए प्रिपेयर किया। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरी पीएचडी क्लियर हुआ था, ओनली पीएचडी कैटेगरी 3। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन जाके पढ़ूंगी, तो फिर मैं जोधपुर ऑफलाइन चली गई थी। तो फिर वहां पे मैं मार्च में गई। उसके बाद मैंने काफी अच्छा माहौल था, फ्रेंड्स भी अच्छे थे, टीचर्स इतना मोटिवेट करने वाले थे सब, कैलाश सर, प्रांशु सर, विशाल सर। तो फिर उसके बाद फिर वो तो स्मूथ जर्नी हो गई, फिर सब कुछ और होता चला गया। अभी मैं दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो सेम ही से। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया है। तो पहले तो आपकी रैंक क्या रही? सर 26। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू फ्रॉम दी ऑल फाइव फैकल्टी पैनल। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे या आपने जब जोधपुर की जर्नी को शुरुआत की, तो कैसा यस रूटीन सर। होता है ऑफलाइन का, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा पूरा डिस्क्राइब करिए। तो सर बहुत इजी था, मतलब मैं वहाँ गई, हम लोग को प्रोवाइड भी किया गया, मतलब हॉस्टल्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई, पीजीज की लिस्ट प्रोवाइड की गई। उन्होंने गाइड भी किया कि आप यहाँ ले सकते हो, ये बेटर है, इनके रिव्यूज अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हम लोग को मतलब सेटल होने में सारी हेल्प की। फिर हम लोग, मेरा बैच तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था क्योंकि मैंने मिड मार्च से ज्वाइन किया था। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे। फिर हम लोग गए, मेरा बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट किया था, मिड में थी कैलाश सर के। बट वो भी कोप अप हो गया प्रॉपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहां पे पहुंच के कोई भी चीज के लिए भी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो क्लास के बाद हर टीचर मौजूद रहता था, उनसे पूछ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और संडे को टेस्ट होते थे रेगुलरली, तो उससे अपनी मतलब कि आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चल जाता था बहुत ज्यादा कि आप यहाँ पे लाई कर रहे हो, आपको इतनी मेहनत करनी है। यहाँ तक कि हम लोग को टेस्ट के बाद भी कभी कभी केसी सर हमेशा हर टेस्ट के बाद हम लोग को गाइड करते थे कि तुम लोग यहाँ लैग कर रहे हो, इसको सही कर सकते हो, इतने क्वेश्चंस करो, इसमें गलती मत करो। तो वो बहुत हेल्पफुल था। ओके ओके ओके, तो आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता चला हाँ गया। सर, प्रॉपर गाइडेंस मिलता चला गया। ओके, चलिए। अब मुझे ये बताइए कि आपने मिड मार्च में शुरुआत करी और जुलाई में एग्ज़ाम था, मतलब आपके पास लगभग 3-4 महीने आपको मिले। यस सर। ओके, तो वो डेली रूटीन कैसा होता था आपका? आपने ऑफ क्लास का तो बता दिया, आप कैसे दिन भर का रूटीन होता था? क्योंकि आप फुल्ली डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हैं तो सीएसआर नेट के लिए तो यकीनन कोई तो रूटीन फॉलो किया ही होगा। हाँ सर, तो एक्चुअली क्या होता था कि मैं अपनी रूममेट के साथ शेयर्ड रहती थी, तो वो उठ जाती थी जल्दी 7 बजे, तो मैं भी उठ जाती थी। फिर हम लोग कोचिंग जाते थे। फिर 2 बजे तक कोचिंग चलती थी, 9 से 2 या 3 या 4 भी हो जाता था, एंड में तो 4 बज जाते थे कभी कभी। बट उसके बाद हम लोग आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे। फिर हम लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे। और ऐसा भी होता था कि अगर हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हम वापस कोचिंग जाके उनसे पूछ भी सकते थे। वहां भी उस टाइम टीचर्स हम लोग को टाइम दे देते थे कि इस टाइम पे आके तुम हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अगर हमें शाम को भी कोई दिक्कत होती थी तो हम जाके क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तो वो रूटीन बस इतना ही था। फिर हम लोग फिर आते थे, लाइब्रेरी जाते थे, फिर आके फिर पढ़ते थे और फिर सो जाते थे। पता नहीं चलता था कि टाइम कहाँ जा रहा है। बट मजा आई थी जितना भी था, मतलब प्रिपरेशन में इतना कोई वो नहीं लगा और सब फ्लो में होता चला गया, तो इट वाज अ गुड थिंग। ओके, तो मतलब दो ही चीज़ें हो रही थी, या तो पढ़ाई या तो लेक्चर या फिर या तो सोना। यस। कुछ ऐसा तो था नहीं, लेकिन मजा आई ओवरऑल। मतलब वो पूरी जर्नी अच्छी थी कि मतलब ऐसा पता नहीं चला कि कुछ भी टायरिंग रहा हो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं था हम लोग के पास इतना सोचने का। पढ़ो और काम करो, बस वही चीज था। बहुत शानदार। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा
कि जब हम प्रिपरेशन जर्नी को शुरुआत करते हो, वैसे तो आप ऑफलाइन से पढ़े हो और जोधपुर से पढ़े हो, तो मुझे ये बताओ कि जब आप ऑफलाइन मतलब जर्नी को या प्रिपरेशन जर्नी को शुरुआत करते हैं तो इनिशियल डेज में तो हम मोटिवेटेड होते हैं, बट कुछ यस समय सर। के बाद जो है हम ऐसी फेज में आते हैं या तो सैचुरेशन, बर्नआउट, और वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं क्योंकि डेली वही रूटीन चल रहा है, वही चीज़ें चल रही है, और उसके साथ साथ ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। तो आपने ऐसे हालात से मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या किया? सर तो मैंने जब पहली बार प्रिपरेशन की थी, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, उसके बाद मेरे पास 2-3 महीने थे प्रिपरेशन के लिए, जब दिसंबर वाला मैंने दिया था, तो मुझे काफी लोनली लगने लगा था, जैसा आप बता रहे हैं ना, डिमोटिवेशन और क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो मैंने फेस किया था, तो उसी के चक्कर में मैंने फिर जोधपुर ज्वाइन किया कि मुझे अपने बैचमेट्स मिलेंगे जो मुझे जानते हैं या मेरी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो एक ज़रूरी है, मतलब एक आप अभी या तो लाइब्रेरी ढूँढ लो जहाँ पे आपके ही मतलब पढ़ने वाले बच्चे आपके साथ हैं, तो उससे मुझे लगता है कि लोगों से कनेक्ट करके थोड़ा-सा आसान हो जाता है। मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैं नेचर में घूम लेती हूँ, पार्क्स में चली जाती हूँ, या फिर मैं ऐसा भी होता है कि मैं लोगों से मिलती हूँ जो मेरे से पढ़ाई मतलब कर रहे हैं, मेरी जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हेल्प करता है मुझे लगता है। ओके। तो कितने तो वो यूनिट्स की? आपको मोटिवेटेड रखता ओके है। ओके ओके। तो कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था आपने इस सीएसआर वाले अटेम्प्ट्स के लिए? सर मैंने 8 यूनिट तो पूरी प्रिपेयर की थी, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, मतलब मैंने मोटा-मोटा सारी की थी, मैंने एनिमल फिजियो नहीं की थी क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी, तो एनिमल फिजियो मैंने पूरी छोड़ दी थी, बाकी तो मैंने सारी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, अप्लाइड में के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। 8 यूनिट्स मैंने प्रॉपर पढ़ी थी, एनिमल फिजियो छोड़ के, और बाकी फिर मैंने मेन टॉपिक्स उठाए थे। मेथड्स तो मैंने पढ़ा ही था क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है कि मेथड्स नहीं पढ़ेंगे तो वो छूट नहीं सॉल्व कर पाएँगे आप, तो मेथड्स भी मैंने नहीं छोड़ा था। तो डाइवर्सिटी छोड़ दी थी मैंने, अपना एनिमल फिजियो छोड़ दी थी, और फिर मैंने बाकी के सबके मोटे-मोटे सारी चीज़ें पढ़ी थी। बहुत शानदार। तो मैं थोड़ा और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा यस सर। कि कौन सी यूनिट आपको इजी लगी सबसे ज़्यादा और कौन सी यूनिट जो है आपको कॉम्प्लेक्स लगी? सर मेरा बैकग्राउंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, तो मतलब माइक्रोबायोलॉजी है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है, तो वो मुझे बहुत यूनिट अच्छी लगती है, तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी। बाकी बायोकेमिस्ट्री मुझे केसी सर से पढ़ के मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, उसमें तो कोई इशू ही नहीं था, बायोकेमिस्ट्री तो मेरे से हो जा रही थी। और मुझे टेक्निक्स बहुत पसंद है, तो टेक्निक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो माइक्रो का बैकग्राउंड मेरे साथ आ जाता है, तो मुझे लगता है वो मुझे ईज़िली आती है। और कौन सी यूनिट आपको हार्ड लगती थी, डिफिकल्ट लगती? सर एनिमल फिजियो और जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मुझे नहीं समझ में आती। ओके, एनिमल फिजियो एंड जेनेटिक्स जो है आपको हार्ड और टफ लगती थी। हाँ। चलो, कोई बात नहीं है, बढ़िया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इसका कैसा रूटीन चलता था, और उसके साथ साथ आपके ऑफलाइन का भी कैसा रूटीन बैठता था इन चीज़ों के? हाँ सर, मैं बताती हूँ। सर एक्चुअली हम लोग को ऑफलाइन में तो यही होता था, सबने सारे टीचर्स ने हमें यही कहा था कि आप पढ़ के जो भी जाते हो सेम डे रिवाइज करना है और सेम डे क्वेश्चंस करने हैं पीवाईक्यूज के। हम लोग को पीवाईक्यूज की बुक जो थी वो मिली हुई थी, मतलब हम लोग के मॉड्यूल में पूरा रहता ही है, वो पीवाईक्यूज की बुक थी। पार्ट सी की एक बुक आती है जिसमें सर ने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, तो एक वो सॉल्व करनी होती थी, और एक पार्ट बी की भी हम लोग को एक बुक मिली थी। फिर 10 इयर्स पीवाईक्यूज हम लोग को लगाने ही थे, वो भी हम लोग को बुक उस मॉड्यूल में मिलती है, तो वो भी हेल्पफुल रही। उसके बाद हम लोग के हर संडे मॉक टेस्ट होते ही थे, तो अब वो रहता था कि पूरे वीक का हमें रिवाइज करना ही करना है बिकॉज संडे को टेस्ट है क्लास में, तो वो अपने आप पूरा रिवाइज हो जाता था पूरे वीक का, क्योंकि हर बार संडे को टेस्ट होना है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस पता चलनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, तो हम लोग यही करते थे। आते थे, पार्ट बी लगाते थे, पार्ट सी लगाते थे, पीवाईक्यूज लगाते थे, और संडे को टेस्ट होता ही था। और आपका कितना स्कोर आता था हर संडे? एक। सर ठीक आता था, मेरा एवरेज 50 to 60% आता था। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। कोई लाजवाब है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या तीन चीज़ें हैं या ऐसे तीन फैक्टर है जिसको आप अगर पढ़ोगे तो आपका पक्का एग्जाम क्रैक होगा? सर पीवाईक्यूज। हम्म। पीवाईक्यूज आई थिंक वो कुछ भी हो, पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, और पीवाईक्यूज की बुक मतलब 2-3 बार तो करनी ही करनी है। फिर मुझे लगता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में मेरे रिविजन में थोड़ा नहीं तो मुझे लगता है जेआरएफ कंप्लीट हो जाता मेरा इस बार। बट पीवाईक्यूज, रिविजन और कंसिस्टेंसी, आपको डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया और लाजवाब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल आईएफएस फैकल्टी पैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।